सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हुए हैं पसमादा डेमोक्रेसी से। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते एक वीडियो लेके आ रहे हैं एक किताब के ऊपर। अब आने वाले वक्त में दो वीडियो लेके आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक वीडियो का है। और ये सीरीज जो है 1 घंटे की सीरीज है किताब के ऊपर, जिसमें हम महत्वपूर्ण किताब के ऊपर जो ऐसी किताब जो आंदोलन से जुड़ी हुई किताब है, या कि पसमादा आंदोलन या बहुजन आंदोलन से जिसका कोई ताल्लुक हो, ऐसी किताब को हर हफ्ते लेके आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में ये आज की किताब जो है वो है बाबा साहब अम्बेडकर की जाति का विनाश। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। और जैसा कि फॉर्मेट में बता दूं कि 50 मिनट तक फाकिर भाई और मैं जो है सवाल जवाब के जरिए से इस किताब पे डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल को उठाया जाएगा, उसी पर बात किया जाएगा। कोशिश किया जाए कि उस वक्त से लेके आज वर्तमान की स्थिति पर भी इस पे उन्हीं सवाल जवाब से बात हो जाए। दूसरा 10 मिनट से 15 मिनट जो है आपके सवाल लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में ये पूरा सेशन चलेगा। और इस किताब को चूज करने का मेन मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जो मूल समस्या है, उस मूल समस्या की जड़ में जाति है, भारत की जाति है। और जाति जो है ये भारत में आर्थिक विभाजन का भी साधन है, सामाजिक विभाजन का भी साधन है, और ये सम्मान सूचक पदों का भी इसमें विभाजन के जड़ में यही जाति आती है। ये एक भाषण है, जैसा कि महत्वपूर्ण बात यही है कि ये भाषण था जात पात तोड़ो मंडल ने एक आयोजन ऑर्गेनाइज किया था, जिसका अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया गया था। तो पहले ये होता था कि भाषण पहले भेज दिया जाता था, ठीक है, कि आपको जो बोलना है पहले वहां भेज दीजिए। तो जब उन्होंने ये भाषण पढ़ा तो भाषण से उनको ज्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो भी यही काम कर रहे थे, जात पात तोड़ने की ही बात कर रहे थे। लेकिन इसमें बाबा साहब ने आखिर के जो इस किताब के आखिर का जो है, या इस भाषण जो आखिर का जो लाइन है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब जात पात तोड़ने उड़ने का जो मामला है वो तुम तक है, मैं सहयोग करूंगा, लेकिन मैं अब इस धर्म का हिस्सा नहीं हूं। तो इस पे आपत्ति थी, मंडल के सदस्यों को आपत्ति ये थी कि फिर हमारे आयोजन का मकसद ही खत्म हो जाएगा, कि अगर आप हिंदू धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं तब तो सुधार कैसे होगा। सुधार का दो तरीका है, तो धर्म के अंदर रह के सुधार करना, एक होता धर्म छोड़ ही देना। ठीक है, तो जब आप धर्म छोड़ने की बात करेंगे तो हमारा जो है वो मकसद पूरा नहीं होगा। ये उनका आयोजन की तरफ से ये बात थी। फिर क्या हुआ, उनका ये भाषण नहीं छपा या नहीं दिया गया। तो उन्होंने खुद ही 8 आना प्राइज रखा और ये भाषण जो है पब्लिश कर दिया। इसके पब्लिश होने के बाद गांधी जी ने इसे अपनी मैगजीन में छाप दिया। जब अपनी मैगजीन में इसको छाप दिया तो उसके बाद गांधी जी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गांधी जी के ऊपर भी बोला जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने दो बड़ महत्वपूर्ण बात की। एक तो कहा कि ये महत्वपूर्ण भाषण है, लेकिन इस भाषण को इसलिए पढ़िए कि इसका जवाब दिया जा सके। ये लाइन है, मैं लाइन अगर दिखे तो मैं पढ़ ही देता हूं। तो ये उन्होंने कहा कि इसका जवाब देने के लिए बाबा साहब का ये भाषण पढ़ा जाए, और बाबा साहब पर यह आरोप भी लगाया कि आप प्रचार के भूखे, मैं कहना ये चाह रहा हूं, वो ये लिखे हैं कि अंबेडकर खुद को भुलाए जाने के खिलाफ है। मतलब कि वो प्रचार के भूखे, वो चाहते हैं कि इस भाषण के जरिए अप्रकाशित मतलब कि जो भाषण नहीं दिया गया उसको पब्लिश करने का मकसद यही है कि उनको भुलाया ना जा सके, वो प्रचार के वो भूखे। इस तरीके का आरोप लगाया। उस आरोप के जवाब में अंबेडकर ने भी अपना पक्ष रखा कि क्यों जरूरी है ये भाषण, मुझे छपवाना क्यों जरूरी पड़ा। अच्छा, अंबेडकर शुरू में ही, इसी भाषण के शुरू में ही वो ये कहते हैं कि उन्हें पता है कि हिंदू उनसे नफरत करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, और उनका कोई मकसद भी नहीं है कि वो ऐसे मंचों पे जाके अपनी बात कहें जो हिंदू के मंच है। ठीक है, कह रहे वो अपने मन से ही बात करते हैं, लेकिन क्योंकि समाज सुधार के नाम पे उनको बुलाया गया है तो इसलिए वो आ रहे हैं और समाज सुधार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका पूरा बैकग्राउंड आपको बता दिया कि ये बैकग्राउंड था। इस बैकग्राउंड के पीछे पूरा बहस थी, और गांधी और अंबेडकर का डिबेट भी इस किताब में, अगर आप ये किताब खरीदेंगे तो आखिर में गांधी और अंबेडकर के बीच जो पत्राचार हुआ है उसके ऊपर भी ये है। तो उसमें समझ में आता है कि कैसे जो है गांधी जी का वो सामंती चरित्र या जाति चरित्र जिसको बोलते हैं, दलित भाई या अंबेडकर जो कहते हैं कि महात्मा नहीं थे गांधी,
तो उनका वो भी समझ में आता है, अगर कायदे से आप पढ़ेंगे समझ में आएगा कि कैसे जो है वो बचाव कर रहे हैं, चतुर्वर्ग व्यवस्था के बचाव कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म को उसके निष्कृष्ट उदाहरणों से नहीं, उसके उत्कृष्ट उदाहरणोण से समझिए। ठीक है, ये एक बचाव का जरिया होता है। जैसे कि तो अंबेडकर कहते हैं कि अगर धर्म जो है बहुसंख्यक को निष्कृष्ट बना दिया तो ऐसे धर्म की आवश्यकता ही क्या है। ठीक है, वो सब बात है, डिबेट है, हम बात करेंगे इसी के ऊपर। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि इस किताब को मैं बाद में पढ़ा, पहले अरुंधति राय की किताब आई थी, एक था डॉक्टर एक था सन, ये मैंने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, तो फिर मुझे इसको पढ़ के समझ में नहीं आया था कि इस किताब की आलोचना, अरुंधति राय की आलोचना क्यों की जा रही थी। ठीक है, तो वो इस किताब को जब उनके मूल भाषण को पढ़ा तो समझ में आया कि गांधी के कद को बढ़ा दिया अरुंधति राय ने। इन्होंने पूरे भाषण में गांधी को का एक बार भी नाम नहीं लिया, महात्मा बोला, महात्मा सभी को लिया, और वो पूरे ब्राह्मणवाद को इसमें टारगेट किया था, और इन्होंने ब्राह्मणवाद को एक शक्ल देके गांधी बना दिया। ठीक है, तो ये सब है, इसकी आलोचना में भी कही जाती है। हालांकि अरुंधति राय का अपना पक्ष है, उस पर भी बात कर लेंगे। तो फाकिर भाई, पहला ही सवाल आपसे यह कि आपको आज के वक्त में ये किताब कितनी सार्थक है या कितनी मूल्यवान है, हमारे आंदोलन के लिए कितनी जरूरी किताब है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। अनम्यूट कर लें फाकिर भाई। ये किताब मेरे अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब तक जाति है तब तक इस किताब की प्रासंगिकता है। जब तक संसार में कहीं भी भेदभाव है, सामाजिक विषमता के आधार पर समाज का कहीं भी निर्माण हुआ है, वैसी संरचना मौजूद है, इस किताब की प्रासंगिकता, इसका रेलेवेंस नहीं खत्म होगा। क्योंकि ये किताब बहुत जाति को एक अलग नजरिए से देखती है, और अंबेडकर के पहले भारत में जाति पर गोल मटोल, जैसे एक शास्त्री भी थे बंगाल में, उन्होंने भी बात की, तो गोल मटोल बातें की जाती थी। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के थे, जिस आर्य समाज ने बुलाया था इनको, और ये बहुत एक संजोग की बात है कि आज ही के दिन 12 दिसंबर 1935 को संत राम जी ने लेटर लिखा था इनको बुलाने के लिए। ये 12 दिसंबर आज भी है, तो इसी के अवसर पर चर्चा हो रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस पर चर्चा हो रही है। तो ये 12 दिसंबर 35 को इसका सूत्रपात हुआ इस पूरी किताब की लिखने का। तो वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि तमाम जो तर्क दिए जाते हैं जाति के पक्ष में, उसको एक नए सिरे से पहली बार एक वास्तविक यथार्थवादी, अभी तक क्या जो उसका रिचुअल स्वरूप था, जाति का जो व्यवहारिक स्वरूप समाज में मौजूद है, उसके आधार पर उसकी आलोचना, उस पर वाद विवाद नहीं होता था। उसका जो एक रिचुअल स्वरूप जो धर्म ग्रंथों पे मौजूद है, मनुस्मृति में मौजूद है, उसके आधार पे एक शास्त्रीय आलोचना, जिसको कहा जाता है कि एक एकेडमिक आलोचना सिर्फ होता था। अंबेडकर की इस किताब की विशेषता है कि उस वायवीय आकाश गंगीय, मतलब जो आकाश और बहुत काल्पनिक फर्जी टाइप का जो विश्लेषण और सारा, उसको वो धरती पे ले आए, उसको अर्थात जो समाज में मौजूद संरचना थी जाति के, उसके परिप्रेक्ष्य में अंबेडकर इस किताब में देखते हैं। इसलिए ये किताब महत्वपूर्ण है, अभी भी प्रासंगिक। जी देखिए, ये किताब शुरुआत होती है तो शुरुआत में ही बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक सुधार और फिर राजनीतिक सुधार, दो बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सामाजिक सुधार को महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, और कहा गया कि तिलक का नाम ले रहे हैं कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उसी के पंडाल से सामाजिक सुधार की भी बात चल रही थी, लेकिन तिलक ने या पुणे के ब्राह्मणों ने सामाजिक सुधार को रोक दिया। और फिर वो ये बात कर रहे हैं कि सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक सुधार संभव नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि ये क्या मतलब, इसके डायलेक्टिक्स क्या है, कि किस तरीके से ये बात कह रहे हैं वो अंबेडकर बाबा साहब। हाँ, इस बात को संदर्भ में समझना चाहिए, वरना एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि हम लोग ऐसी चर्चाओं से समझ लेते हैं कि मानो सामाजिक और आर्थिक दो अलग अलग चीजें हों, जबकि दोनों कनेक्टेड हैं। डायलेक्टिक्स का मतलब ये होता है कि चीजों को उसके कनेक्शन में देखना। आप एक पत्ता भी खड़काते हैं तो चंद्रमा डोल जाता है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति से दोनों जुड़े हुए हैं। तो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आर्थिक को आप सामाजिक से बांट के नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ जब बाबा अम्बेडकर दोनों को बाइनरी के रूप में देखते हैं तो वहां एक कंटेक्स्ट है। वहां कंटेक्स्ट ये था कि जो सवर्ण नेता थे, ब्राह्मण नेता थे, तिलक जैसे, गांधी जैसे, गोखले जैसे,
उनका कहना था कि आजादी महत्वपूर्ण है, ये जो साम्राज्यवाद की आजादी ही महत्वपूर्ण है। और ये आश्चर्यजनक ढंग से कांग्रेस, दक्षिणपंथी, वामपंथी, कम्युनिस्ट सारे सवर्ण इस पर एक मत है। सारे सवर्ण मानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट जो आजादी का प्रश्न था इंडिया का, साम्राज्यवादी ताकतों से जो कॉलोनियल पावर ब्रिटिश है वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, और इसी को वो बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रश्न है, इस चीज को पॉलिटिकल प्रश्न बोलते हैं। और बाबा अंबेडकर बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अंग्रेज के हम गुलाम हैं या कि ब्राह्मण के गुलाम है। गुलाम तो है, दलित को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्थिति तो बल्कि अंग्रेज के आने के बाद थोड़ा सुधार हुआ। मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण बाबा अंबेडकर बढ़ सके, क्योंकि जो प्राइवेट शिक्षा थी कि सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, तो मैकाले ने बोला कि सब पढ़ेंगे, यूनिवर्सल एडुकेशन जिसको कहा जाता है। आप शिक्षक इस बात को समझ सकते हैं कि आज जो सार्वभौम शिक्षा लागू उसमें सभी लोग पढ़ते हैं। तो अच्छा, उसके जी जी एक चीज यहाँ पे जोड़ रहा हूं मैं कि जी जी ये अंबेडकर साहब के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर, ये आरोप भी लगता है कि वो भारत की आजादी में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो बाबा साहब इस मामले में बहुत क्लियर करते हैं कि भारत की आजादी का जो मतलब है, वो उस आजादी में दलित कहाँ है, ठीक है। तो वो इसीलिए जो है वो हमेशा से अंग्रेजों के ज्यादा करीब क्यों रहे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये इसका जवाब भी हमको इसी में दिखता है कि वो देख रहे थे कि हम तो अभी तक गुलामी थे, आजाद तो अब हम अंग्रेजों के वक्त में, और जैसे आप बता रहे हैं कि उनको पढ़ने का अधिकार किसके वक्त में मिला, ठीक है, मैकाले के वक्त में, ठीक है। उनको जॉब करने का अधिकार उनके वक्त में, उनको बोलने का अधिकार, उनको संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार पहली बार कहां से मिला है ना। और इसी सवाल में ही आप ये बाबा साहब ये कहते हैं कि सामाजिक सुधार को दो भागों में तोड़ते हैं, एक पारिवारिक सुधार और एक होता है कि समाज को जोड़ने का या समाज को सुधार करने का, ठीक है। तो ये भारत में जो सामाजिक सुधार हुआ, जिसको कहते हैं कि ब्राह्मणों ने सामाजिक सुधार के नाम पे अपने परिवार का सुधार किया, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए। जी जी। दरअसल क्या है ना, ये शासक वर्ग का, जो भी शासक वर्ग होता है उसका ये स्टैंडर्ड टैक्टिस है, स्टैंडर्ड रणनीति है, तरीका है। वो क्या करता है कि अपने हितों को पूरा देश का हित बता देता है। आप उसके खिलाफ हैं तो पूरे देश के खिलाफ देशद्रोही आपको बोल देता है। ये कॉमन टेक्निक है कि खुद के स्वार्थ को पूरा देश का स्वार्थ के रूप में बता देना। जैसे अशराफ मुस्लिम है तो खुद के नियम कानून स्वार्थ को पूरा इस्लाम का स्वार्थ बता देता है। तो ये बहुत बड़ी, इसको आइडियोलॉजाइजिंग मैं बोलता हूँ कि आइडियोलॉजी के रूप में उसको निर्माण कर देना, अपने हितों को मुस्लिम आइडियोलॉजी के रूप में निर्मित कर देना। तो ये जो सवर्ण वर्ग था, ब्राह्मणों की आजादी को इन्होंने बोल दिया पूरे देश की आजादी। जबकि देश कौन था, एक लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक 85% जनता है उसको समझना चाहिए कि वो देश है, उसकी आजादी की को आजादी समझना चाहिए। तो इस लिहाज से ये जो देश की आजादी में अम्बेडकर ने भाग नहीं लिया, बिल्कुल गलत है। वो सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी है, क्योंकि देश के 85% हिस्से के लिए सोच रहा था, वो ज्यादा बड़ा देशभक्त है मेरी नजर में। और जो चंद 5% लोगों के लिए, सवर्णों में भी जो अमीर सवर्ण थे उसके बारे में ये लोग सोच रहे थे, नौरोजी और टाटा और गांधी वगैरह। इसलिए ये बहुत छोटे वर्ग के प्रतिनिधि थे और बाबा अम्बेडकर एक बड़े, तो वो जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो ज्यादा मूलभूत थी। और आपने जो पारिवारिक प्रश्न किया, ये परिवार सती प्रथा, विधवा विवाह वगैरह में ही समाज सुधार समझते रहे, जबकि सबसे बड़ा समाज सुधार था कि जाति पाति को तोड़ना, ताकि एक राष्ट्र का ये जाति राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी। राष्ट्र में एक कॉमननेस होता है, एक समान सोच होती है, समान बिलोंगिंगनेस होता है कि एक राष्ट्र है, इसे हर आदमी सोचे कि ये मेरा राष्ट्र है। लेकिन जब तक जाति थी ये संभव नहीं था। हर आदमी प्राथमिक रूप से किसी खास जाति का मेंबर मानता था, उसका लगाव किसी राष्ट्र नहीं होके, चमार है तो चमार से होता था, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से होता था, राजपूत को, यानी जो एफिलिएशन था वो। इसीलिए बाबा अम्बेडकर ने कास्ट को नेशन विद इन, राष्ट्र के भीतर एक छोटा सा राष्ट्र बोला। तो ये छोटे राष्ट्र जब तक नहीं तोड़ते एक बड़े राष्ट्र का निर्माण, तो जो एक आदमी जाति को तोड़ रहा था वो सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माता था, क्योंकि राष्ट्र में एकता वही स्थापित कर रहा था। और ये लोग ब्राह्मणवाद के हितों को, ये सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही थे अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो। इसलिए पूरा जो जिसको बोलते हैं कि जो डायनेमिक्स है सोच का, पैराडाइम, सारा पैराडाइम उलट जाएगा अगर इस दृष्टिकोण से सोचेंगे कि बहुसंख्यक जनता के हित में कौन सोच रहा था। तो बाबा अम्बेडकर सोच रहे थे, और मुट्ठी भर शासकों के हित में अशराफ और ब्राह्मण का एक कंबाइन था, वो सोच रहे थे। बिल्कुल। जो समाजशास्त्री, जो आज के भी समाजशास्त्री हैं, जो संस्कृताइजेशन बोल रहे हैं, या कि मैं नाम बोल रहा हूँ दूसरे का,
एम एस आंध्र बेते श्रीनिवास, एम एस श्रीनिवास, श्रीनिवास और आंध्र बेते दोनों। हाँ तो ये आंध्र जो बेते, है, हाँ। हाँ, तो ये जो है ये बता रहे हैं, जैसे मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि किस तरीके से भारत के समाज सुधार को, ये जो सौड़ के परिवार सुधार को ही भारत का समाज सुधार बना दिया गया। ठीक है, विधवा विवाह दलितों में पहले से थी। ठीक है, हाँ, सती वो नहीं करते, सती नहीं करते, अपनी भ्रूण हत्या नहीं करते थे, अपनी बेटियों को नहीं मारते थे। तो ये तो उनकी समस्या थी नहीं, थी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आंध्र बेते कहते हैं कि ये जो है दलित जो है ये क्या कर रहे हैं कि ये जो है विधवा, इनमें जो है एक से ज्यादा शादियां हो रही है, जो भी हो, मतलब वो बताना ही चाह रहे हैं कि वो किस तरह अलग है। और संस्कृताइजेशन क्या है कि दलित अपना संस्कृति छोड़ के ब्राह्मणों की संस्कृति अपना ले, यही हो रही है ना, मतलब कि जो डोमिनेंट कास्ट उसमें भी, ठीक है, उसमें भी विधवा विवाह बंद हो जाए जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कितनी चालाकी से सौड़ समाज के परिवार सुधार को भारत का समाज सुधार का नाम दे दिया। ठीक है, और जो समाज सुधार जिसको बाबा साहब कहना चाह रहे हैं कि आपने समाज तो जोड़ा ही नहीं। जैसे बाबा साहब की नजर में समाज होता कि क्यों वो हिंदू समाज को एक मिथ बोलते हैं, थोड़ा इस पे भी थोड़ा सा बात किया जाए कि वो कहते हैं कि हिंदू समाज एक मिथ है। तो उसको मिथ को कहने की जो वजह है वो यही है ना कि वो अपने आप में कोई एक किसी फिजिकल यूनिट नहीं। हाँ जी, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं आंध्र बेते के बारे में बताना चाहता हूं कि ये भारत के अकादमिक वर्ग का सबसे बड़ा घटिया बात है कि यहाँ एक बहुत मूर्ख व्यक्ति को प्रचार प्रसार और सत्ता द्वारा एक प्रमुख बना दिया जाता है, जिसको उत्तराधुनिकता में कहा जाता है कि गैलरी मेक पेंटिंग्स, कि बहुत भव्य और चमकदार गैलरी द्वारा एक घटिया पेंटिंग को भी महान बना दिया जाता है। तो आंध्र बेते एक बेहद ही घटिया और एक नीच टाइप का आदमी है जो कि इवन आरक्षण का विरोधी है। तो रिजर्वेशन जैसे एक मौलिक, जिसका कोई भी चिंतक आज विरोध नहीं करता है, आरक्षण को एक सार्वजनिक मान्यता प्राप्त हो चुका है कि एक बहुत एफर्मेटिव एक्शन है ये, उसको भी जो आदमी नहीं समझ पा रहा है आंध्र बेते, उसको चिंतक भी नहीं मानना चाहिए। वो एक आदमी था जिसका बाप फ्रेंच था, चंदन नगर बंगाल का रहने वाला, और उसकी माँ जो थी वो बंगाली थी, ब्राह्मण। तो वो बड़ा ब्राह्मणवाद और श्वेत श्रेष्ठता का एक बड़ा अवैध और नीच किस्म का मिश्रण था आंध्र बेते, और उसको बहुत ही महान और स्कॉलर क्या क्या, लेकिन मेरी नजर में बहुत भोंदू आदमी था, इसलिए मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं। मैं शायद ही किसी को खारिज करता हूं, मंटो तक को मैं खारिज नहीं करता, उसमें कला देखता हूं। लेकिन आंध्र बेते जैसे दुष्ट नीच व्यक्ति को, क्योंकि वो हमारे बारे में, जो पसमानदा और छोटी जातियों के बारे में बहुत ही घृणा और जो रेसिस्ट नस्लवादी और जातिवादी ब्राह्मणवादी सोच हो रखता है, इसलिए मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता। हाँ, जहां तक एक ब्राह्मण है तमिल एम एस श्रीनिवास का प्रश्न है, तो वो भी मिथ निर्माण करता है। उसका जो संस्कृताइजेशन का थ्योरी है, तो सबसे बड़े तो ये इसमें दिक्कत ये है कि उसको ब्राह्मणाइजेशन कहना चाहिए, वो चालाकी से उसको संस्कृताइजेशन, ताकि ब्राह्मण पर गेज न जाए। ब्राह्मणों को जो नकल करते हैं लोग, तो वो कहता है कि ब्राह्मण का नकल करता है नीचे का आदमी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि नीचे के आदमी को स्वतंत्रता ही नहीं प्राप्त है। इसको एजेंसी बोलते हैं, मिशेल फूको वगैरह इसको एजेंसी बोलते हैं, सब्जेक्टिविटी, मतलब चेतना। आप जो मैं कहते हैं ना, तो उसको आपको सेल्फहुड ही नहीं प्राप्त है मैं करके। जो गुलाम आदमी होता है उसका अपना सेल्फ ही नहीं होता है कि वो सोचा, वो किया, उसका एजेंसी रहेगा कि मैं कर पाऊंगा, कोई स्वतंत्रता हो। क्या गुलामी स्थिति में जो पसमानदा है, छोटी जात है, हमको बताइए है? बेल हुक्स नामक एक अश्वेत नारीवादी ने बड़ा अच्छा बोला कि ऑपरेस्ट यानी उत्पीड़ित होने का सबसे बड़ा विशेषता क्या है? लैक ऑफ चॉइस। तो जी आदमी को चॉइस ही नहीं है, हमको कोई कि इसमें चुने या इसमें चुने, फ्री विल नहीं। इवन इस्लाम के फिक्र में, फिलोसफी में कहा गया है, एक आदमी ने सवाल किया कि अल्लाह ताला के मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, तो फिर हम अगर जीना और बलात्कार भी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कर रहा है। तो उसका जवाब आया मुस्लिम क्लर्जी की तरफ से, सही जवाब कि नहीं, फ्री विल है, आपको स्वतंत्रता दिया गया, जो कीजिए, इसलिए आप पर जिम्मेदारी भी। तो जिम्मेदारी किसी आदमी पे तभी बनती है जब उसको आजादी दी जाए। इसी बात को इमैनुअल कैंट भी बोलता है, जो जर्मन दार्शनिक है, कि जो नैतिकता है, इथिक्स इज प्री कंडीशन है, फ्रीडम इज प्री कंडीशन ऑफ इथिक्स। तो किसी पर जिम्मेदारी लाद रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी लाद दे रहा है कि जो ब्राह्मणाइज हो जा रहा है, ब्राह्मणों की गलत चीजों का नकल कर रहा है जो छोटी जाति के लोग, या सैयद का नकल, तो उसको बता दे रहे हैं ये क्या कि भाई ये यही खुद से कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है, उसमें कहीं भी ब्राह्मणवाद का वर्चस्व नहीं देख रहे हैं। इनसे ज्यादा अच्छा तो कार्ल मार्क्स है, जो बोलता है कि आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास इज रूलिंग आइडिया,
जो रूलिंग क्लास का आइडिया होता है वही आइडिया भी रूल करता है नीचे में। अगर गालिब सिलेबस में चलाया जाएगा तो एक पसमानदा भी तो गालिब का ही भक्त होगा सिलेबस में। तो जी बोलिए फाकिर भाई, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि संस्कृताइजेशन जो है, अगर छोटी जातियां ऊपर की जाति या डोमिनेंट जाति का अगर अनुसरण करे, संस्कृताइजेशन है। और अगर ब्राह्मण जो है बीफ खाने लगे तो दलिताइजेशन कहा जाएगा इसको? हाँ, है ना ये क्वेश्चन? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनको वो ये प्रिविलेज है, सोच ही नहीं पा रहे कि वो नीचे वाले का अनुसरण होगा, है ना? होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी एक है, एक जो आप बात बोल रहे हैं उसी में मैं जोड़ रहा था। बिल्कुल आपने सही बोला कि विधवा विवाह नहीं होता था। जो पसमानदा है, चाहे विधवा विवाह आराम से होता है छोटी जातियों में, और सती प्रथा नहीं है। तो ब्राह्मण भी विधवा विवाह करने लग गए तो कहा जाएगा कि ये संस्कृताइजेशन नहीं, उर्दूजाइजेशन या जो भी छोटी भाषा है उसको आप बोल सकते। हाँ, दलिताइजेशन इसको आप बोल सकते हैं कि भाई राजा राम ने दलिताइजेशन कर दिया। तो ये तो बहुत ही एक झूठा, और जो वर्चस्व है उसी को आप छूट के, यानी जो आप गुनाह कर रहे हैं उसकी भी जिम्मेदारी आपका वर्चस्व है, जिसके चलते बेचारा एक पसमानदा वो सोचने के लिए मजबूर है। जैसे हम ही को गालिब, हमको एकदम मंटो पसंद नहीं है, लेकिन सिलेबस में पढ़ना पड़ता है। अगर उर्दू लेंगे तो गालिब, खतूते गालिब मेरे सिलेबस में पढ़ना पड़ रहा है, तो उसको आप बोल दें कि ये जो फाकिर जय है वो आदमी ये हो रहा है संस्कृताइजेशन। अरे मेरी इच्छा ही नहीं, जबरदस्ती हमको पढ़ाया जा रहा प्रेमचंद का ईदगाह, और जबरदस्ती को तुम मेरी इच्छा बोल रहे हो संस्कृताइजेशन। उसको ये ना बोलो कि अपना गुनाह कबूल करो कि तुम लाद रहे हो, थोप रहे हो। उसको थोपाइजेशन बोलना चाहिए, थोपना, कि थोप रहा है ना कि दलित हमारा जीवन। और दूसरा, ये ब्राह्मण होना संभव नहीं, ये बहुत ही घटिया मूर्ख। यहाँ पर श्रीनिवास को मैं भोंदू बोलूंगा। समाज शास्त्र में ही एक आदमी की चर्चा करूंगा जिसको फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहा जाता है, पियरे बोर्दू, वो फ्रांस के हैं। उन्होंने ने बोला कि जो जितनी जातियां सोशल कैपिटल, आपने जरूर सुना होगा, सामाजिक सोशल कैपिटल का कंसेप्ट दिया जो बहुत फेमस है और बाकी लोग कोट भी करते हैं उसको। तो सोशल, तो कोई भी आदमी अशराफ सिर्फ अशराफ होने की वजह से नहीं है, उसके पीछे सोशल कैपिटल है, आपके पास नहीं है। ये सोशल कैपिटल कब जमा हुआ? तो महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था, वो थे 6वीं शताब्दी में, यानी उनसे भी पहले, यानी 3500 साल पहले से कैपिटल इकट्ठा। तो 3500 साल का कैपिटल इकट्ठा करेगा कोई, तब ना ब्राह्मण हो पाएगा। तो ये तो बड़ा झूठ सिद्धांत हो गया कि हम ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मणाइजेशन हो रहा, संस्कृताइजेशन। ये तो संभव ही नहीं है। पियरे बोर्दू अगर सही है तो ये तो संभव ही नहीं है। हमको 3500 साल में, एक आमिर रहमान करके एक कॉमेडियन है, उनका कॉमेडी जरूर देखिएगा, मैं नीचे लिंक में देने वाला हूं। उसमें उन्होंने एक फियर ऑफ ब्लैक प्लैनेट दिखाया। तो उसको एक आदमी बोलता है कि अरे आजकल ब्लैक लोग भी रिवर्स कास्टिज्म कर रहे हैं, ये भी वो। तो बोलते हैं कि ये संभव ही नहीं है। वो मजाक उड़ाते हैं कि इसके लिए 500 साल ब्लैक भी शासन करे इनके ऊपर, और चाइनीज लोग व्हाइट पे शासन करे, उनको नचाए, कोई भी बना, तब जाके कोई कहता है कि संस्कृताइजेशन हुआ तो मैं मानूंगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? तो इससे ज्यादा झूठा, मक्कार, मिथ्या, झूठ सिद्धांत तो हो ही नहीं सकता। एकदम ये दज्जाल और फर्जी सिद्धांत है, ये संभव नहीं। फाकिर भाई, जैसे कि हम ये देखते हैं कि ब्राह्मणवाद वर्चस्व की संस्कृति, जैसे आप बात कर रहे हैं, है ना? जब ये वर्चस्व की संस्कृति है, इसको जब डोमिनेंट संस्कृति हमारी आ गई, हम तो नीचे वाले भी ग्रेडेड इनक्वालिटी तो हो गई ना फिर। तो अब ये अम्बेडकर ये कहते हैं कि अब जाति खत्म कैसे होगी? वो ये कह रहे हैं कि एक अंसारी भी अपने से नीचे वाली जाति से सुपीरियर होने के बोध में और खुशी में वो उस जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहेगा। या एक दलित भी, दलित में अगर कोई जाति है, वो अपने से नीचे वाली जाति से, क्योंकि वो ऊपर है और अपनी इस स्थिति को नहीं छोड़ना चाह रही है, तो वो भी तो वो उस संस्कृति को बचाए रही। तो फिर मेरा सवाल ये है कि फिर ये टूटेगा कैसे? फिर कि हम भी तो उसी के पोषक बन जाते हैं जब वर्चस्व की संस्कृति बनती है। तो अब जैसे कि कुछ भी, कोई भी संस्कृति की बात कर ले कि इंग्लिश ही पढ़ना जरूरी है, तो हम भी तो उसके वहां कह, हम भी उसको कहते हैं कि नहीं सही बात है। तो फिर कैसे इसको डील किया जाएगा? इसको इस तरह से डील किया जाएगा कि सबसे पहले तो इस तरह का सोच जो है, जो बनावट है, ये आप देखिएगा कि बाबा अम्बेडकर ने कोई एक बात कही, ग्रेडेड इक्वलिटी, इसको गलत कंटेस्ट में लेके अपने हित में। इसलिए ये जो प्रणाली है कि अरे एक चमार भी डोम को सताता है, बड़ा सवर्णों में बड़ा लोकप्रिय है। आर्टिकल 15 फिल्म में है, देखिए दिखाया जाएगा। ये सवर्ण इसको डाइल्यूट करने के लिए ब्राह्मणवाद को, क्योंकि ब्राह्मण पे गेज हट के
आप ही पे जिम्मेदारी आ जाए, विक्टिम को ही बता दिया जाए कि भैया तुम भी उतने ही जातिवादी हो, जबकि जातिवाद का जो जन्मदाता है वो ब्राह्मण ही है। और ये बोलना कि अंसारी करता है ये मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ब्राह्मणवाद को ही मानता है, सैयदवाद को, क्योंकि शिक्षित नहीं उसका वर्चस्व है। इसलिए देखिए कि कोई भी शिक्षित अंसारी इसको नहीं मानता है। और देखिए कि मजदूरों में कई ग्रेड हैं, सारे मजदूर क्या एक ही वेतन है सबका? टाटा में काम करने वाले का वेतन ज्यादा है, असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज में कम, फिर भी हम एक प्रोलेटेरियत की बात करने में सक्षम है कि नहीं? सारे किसान एक हैं? नहीं है, धनी किसान है, मर्डलाइज किसान है, मध्यवर्ती किसान है, इसके बावजूद किसान का बात करना संभव है कि नहीं? हम लोग किसान हित की बात फिर भी करते हैं डिफरेंस के बावजूद, या डिफरेंस का बहाना बना के कि नहीं किसान ही किसान को सताता है, मार्जिनल को ये करता है, ऐसा करके जो किसानों का शोषण को आप गलत ठहरा सकते हैं। तो ये जो ग्रेडेशन है उसका निर्माता भी कौन है? ग्रेडेड, ये इसका भी निर्माता ब्राह्मण है, उसके लिए छोटे जाति उसको जिम्मेदार बनाना है। बहुत बड़ा साजिशाना एक विमर्श खड़ा किया है ब्राह्मणों ने कि उसी को विक्टिम को ही जो उसके द्वारा सताया गया जिम्मेदार ठहराना। वो तो एक पुर्जा है, एक गुलाम आदमी को कोई स्वतंत्रता, वो जस्ट कॉग्ने पेग, वो जड़ है, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे एक पोल आपके ऊपर गिर जाए, आप बोले कि अरे ये पोल तो हमको मार दिया, तो आपको मूर्ख बोला जाएगा? पोल तो जो गुलाम आदमी होता है एज गुड एज जड़ होता है, उसको स्वतंत्र फ्रीडम तो मिला ही नहीं। पहले तो फ्रीडम मिले तब उस पर जिम्मेदारी आएगी किसी भी कर्म या जो कुछ काम करता है। इसलिए आप पिछली बार जो चर्चा चली थी हमारा फ्रेरा का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल होना सीखना होगा पहले, जो ऑपरेस्ट है उसको, तो पहले हमको रिस्पॉन्सिबल होना सीखने दीजिए। अब कोई भी जैसे ही रिस्पॉन्सिबल होता है वो ग्रेडेड प्रेडेड किसी भी इनइक्वालिटी को नहीं मानता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गुलाम नहीं है। तो जो कारण है उसको आप परिणाम बता दे रहे हैं, परिणाम को कारण बना दे रहे हैं। यहाँ यही चालाकी है सबसे। ग्रेडेड इनइक्वालिटी के पास जातवाद नहीं है, जातिवाद के वजह से ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, ब्राह्मणवाद। इसलिए पहले ब्राह्मणवाद को खत्म होगा। ये उल्टा बोल रहे हैं कि पहले ग्रेडेड को खत्म करो तो ब्राह्मणवाद खत्म होगा, नहीं, पहले ब्राह्मणवाद। और ऐसा एकता जब आदमी की चेतना विकसित होती है तो बनता है। ये जो आपस में प्रोलेटेरियत एक दूसरे से भिन्न विचारधारा रखे हुए वो टूटता है। तो वो जब टूटता है तो आप देखिएगा कि एक हम और आप हैं, अलग अलग है, एक मंच पर कर रहे हैं कि नहीं? मैं तो जुलाहा नहीं हूं, लेकिन एक एकता है कि नहीं? तो जैसे जैसे चेतना आएगी, आप जो सोल्यूशन पूछे थे, तो ये चेतना से, कॉन्शसनेस से कि संघर्ष। और ये अंडा और मुर्गी वाला सवाल है कि मुर्गी पले है कि नहीं। हम लोग संघर्ष करते हुए चेतना उन्नत होती है, और चेतना उन्नत जिसको आत्म परक और विषय परक फ्रेरा बोलता है कि ऑब्जेक्टिव डायलेक्टिकली है कि हमारा ऑब्जेक्टिव रियलिटी पढ़ रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारी चेतना भी बदल रही है, और चेतना भी इन टर्न हमारे ऑब्जेक्टिव रियलिटी को प्रभावित। तो एक डायलेक्टिकल संबंध है, जैसे जैसे संघर्ष करेंगे हमारी चेतना उन्नत होगी। हम लोग आपस में जो मंसूरी से अंसारी और अंसारी से मंसूरी भेदभाव करता है वो खत्म होगा, और हो रहा है। आप देखिएगा जो पढ़े लिखे हैं मंसूरी सब एक मंच पे हैं, वो लड़ते हैं, कहीं भी वैसी लड़ाई नहीं। उनकी लड़ाई दूसरे किस्म की है, विचारधारा की, कि कोई नास्तिकता को लेकर लड़ना चाह रहा है, कोई आस्तिक। मतलब पढ़े लिखे जो वर्ग है बुद्धिजीवी, उसमें लड़ाई नहीं है। ये मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ूंगा कि मैं ये देखता हूँ फाकिर भाई कि ब्राह्मण तो मुझे मिल जाते हैं जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं या कहते हैं, खुद ब्राह्मण हो गए, जैसे अभय भाई है, अभय दुबे, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल पाते हैं। सैयद तो सैयदवाद शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करता है, वो तो बोलता है ये तो मिथ है, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप मुझे तो उनको ज्यादा लगता है कि यार ये ज्यादा मक्कार लोग हैं, कि ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि सैयदवाद नाम की कोई चीज है। और सारी मतलब स्पीचेस मौजूद है, सारे दस्तावेज मौजूद है, उसके बावजूद ये खुला एकदम इनकार करते सैयदवाद नाम की कोई चीज मुस्लिम समाज में नहीं है। ठीक है, यहाँ से बात को थोड़ा सा आगे ले आते हैं। जैसे ये जो दूसरा पहलू जो अम्बेडकर बात करते किताब में, वो कहते हैं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो है वो भारत में विफल हो जा रही है, या वो ये दूसरी तरीके से बोलते हैं कि भारत को समझने के जो है आर्थिक आधार नहीं है, वो उसका जातिगत आधार से ही भारत को समझा जा सकता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें दो बातें हैं। इसमें दो बात ये है कि पहली गलती ये की जाती है कि आर्थिक का मतलब मार्क्सवादी लगाया जाता है, आर्थिक विश्लेषण मतलब मार्क्सवादी विश्लेषण, दोनों को एकदम समानुपाती। कि आर्थिक एक अलग भी कंसेप्ट हो सकता है, ये मानना ही नहीं चाहते हैं। वो मार्क्सवादी विश्लेषण को ही आर्थिक विश्लेषण बोलते हैं, जबकि आर्थिक में
जो मार्क्स का विश्लेषण है कि बुर्जुआ वो एक उसका दायरा है कि पूंजीवाद, सामंतवाद, ये सब आर्थिक सिस्टम। लेकिन एक कास्ट इकोनॉमी, जात में भी एक तरीका है इकोनॉमी का। इकोनॉमी के टाइप में मार्क्सवादी लोगों ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है, उसके बाद फ्यूडलिज्म, उसके बाद स्लेव और स्लेव ऑनर सिस्टम, ये 5 सिस्टम उन्होंने, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये 5 सिस्टम माना। लेकिन इससे बाहर जो था उसको मार्क्स ने भी बाहर रखा था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो मार्क्स भी माना कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और उसने अपने दामाद पॉल लाफार्ज पे व्यंग किया था कि ये आदमी मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्सवादी है, तो इंडिया के जो सवर्ण मार्क्सवादी मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्सवादी बनते हैं। उसने भी माना कि जो एशियाटिक सोसाइटी यानी चाइना इंडिया का सोसाइटी पश्चिम से भिन्न है, पश्चिम का विश्लेषण यहाँ लागू नहीं हो सकता। तो यहाँ जो इकोनॉमी भी है कास्ट इकोनॉमी है। ऐसा नहीं कि आर्थिक विश्लेषण गलत है, लेकिन मार्क्स का आर्थिक विश्लेषण इंडिया के क्षेत्र में गलत है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी इस 5 दायरे में नहीं आती। नहीं बुर्जुआ इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म, ठीक से देखिए यहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज कैपिटलिज्म और बुर्जुआ उत्पादन फैक्ट्री। आप देख लीजिए कि कैपिटल फैक्ट्री जिसको कहा जाता है, जहाँ की बड़ी बड़ी मशीनें, हेवी इंडस्ट्री है ही नहीं इंडिया में, तो कैपिटलिज्म कहाँ है का। तो यहाँ कैपिटलिज्म भी ठीक से नहीं है, और फिर फ्यूडलिज्म भी नहीं है। सामंतवाद तो खुद यहाँ के इतिहासकार मानते हैं कि इंडिया में सामंतवाद नहीं आया जिस सेंस में यूरोप में आया। ये ऐतिहासिक इतिहास का कोई भी विद्यार्थी आपको बता देगा। तो यहाँ पर एक अलग ही किस्म की इकोनॉमी डेवलप हुई जिसको कास्ट इकोनॉमी कहा जाना चाहिए, जहाँ कुछ लोगों के लिए सारे लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी में ढकेल दिया गया, और सेवा क्षेत्र यानी यहाँ सर्विस सेक्टर ही प्रमुख बन गया। आज भी देखिएगा कि इंडिया की इकोनॉमी का मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है वो सर्विस टैक्स और सर्विस सेक्टर से आता है, क्योंकि जितनी छोटी जातियां मूलतः सर्विस सेक्टर की सेवा करने वाली, शूद्र का काम ही सेवा करना बताया गया। तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक काम कर रहा है भाई, लेकिन यहाँ अलग किस्म का इकोनॉमिक का तुम कर पर कैपिटा इनकम लोगे तो नहीं चलेगा। तुम्हारा ही एक आदमी अमरसन ने वो बोलता है कि पर कैपिटा भलगर चीज है, बहुत उसका ग्रेडेड यानी कि वेटेड एवरेज निकालना होगा। एक आदमी जैसे जो पिछड़ा वर्ग पसमानदा ओबीसी का क्राइटेरिया क्या है कि 10 लाख या 8 लाख आमदनी होगा, वो उसको गलत बोलता है अमरसेन। उसने सेन इंडेक्स बनाया, ज्यादा नुआंस और बारीक आपको देखना होगा। क्यों? एक लेलिन मौजूदी अगर व्यक्ति है तो उसका पर कैपिटा इनकम नहीं, उसके मामा क्या है, चाचा क्या है, वो दिल्ली में रहता है कि मऊ में रहता है, इसका फर्क पड़ता है उस पर। मऊ में रहकर उसके पास पैसा भी है तो हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकता है, और दिल्ली में एम्स में दिखा सकता है गरीब होते हुए। तो कई सारे अमीर और उसके उससे इन सारे फैक्टर को, यानी कि आर्थिक जो शब्द का अर्थ लिया जाता है संकुचित, उसको एक तो व्यापक बनाना होगा। दूसरा ये जो सामाजिक पहलू भी, आर्थिक पहलू व्यापक बनाने के बावजूद सामाजिक पहलू उसमें अपने आप नहीं शामिल हो जाता है। और इंडिया जैसे जहां कल्चरल चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां आइडिया रूल करता है, जहां थियोक्रेसी रहा है, यहाँ देखिएगा कि धर्म का ज्यादा महत्व रहा है इंडिया में, उसका राज रहा है आदमियों का। आइडिया यहाँ रूल किया है। फ्रेडरिक जेमेसन एक मार्क्सवादी आदमी है, लेकिन उसको भी घबरा के कहने पड़ा कि आइडिया रूल्स, तो यहाँ ब्राह्मणवाद का आइडिया रूल करते रहा। यहाँ भौतिक फोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट धर्म का फोर्स बन गया सत्ता में काबिज होने के लिए। बाबर जैसे आदमी को भी इंडिया को जीतने के लिए गाजी बनना पड़ा, इस्लाम का उपयोग करना पड़ा। तो धर्म का यहाँ महत्व, आइडिया का महत्व बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ सामाजिक पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए सामाजिक क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाबा अम्बेडकर जिसकी बात करते हैं। अम्बेडकर यहाँ पे एक बात कहते हैं, बड़े मजेदार बात है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो करोड़पति लोग भी हैं तो एक नंगे बाबा के आगे मस्तक झुका देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके कहे के अनुसार जो है काम करते हैं। या अंबानी का ही बड़ा मशहूर था कि उन्होंने जो अपने घर बनाया, एंटीला क्या नाम है उसका, तो उसमें 2-3 साल नहीं गए क्योंकि वास्तु के हिसाब से वो उचित समय नहीं था। ठीक है, तो वो कह रहे कि आप आर्थिक उन्नति होते हुए भी आप कहाँ जाके झुक गए। यहाँ के बहुत बड़े राजनेता भी है, आप देखिए प्रधानमंत्री, इवन की हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की कई फोटो आई जो नीचे जाके बैठ रहे, संतों के नीचे आके बैठ रहे हैं। ठीक है, तो वो अंततः क्या है, धर्म ही वो बता रहे कि धर्म यहाँ पे सत्ता का स्रोत है और बहुत मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजबूत, ठीक है। और इस सत्ता के स्रोत, अच्छा ये इसको कई साथी ये बोलते हैं कि यार वो तो बहुत अमीर है। ठीक है, ये तो ये जाति के ये अमीर है, तो क्या उसके अमीर होने से उसकी सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई है? अभी ये जो अम्बेडकर तो इसी सेंस में बात कर रहे हैं ना कि वो करोड़पति होकर भी वो किसकी बात मान रहा है, मगर रूल कौन कर रहा है, धर्म में कितना सुधार कर पा रहे हो। अभी हम जो है, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धर्म की कुछ इस्लाम धर्म की कुछ व्याख्याओं को बदला जाए। ठीक है, जो अशरफवादी व्याख्या है। ठीक है,
तो उसका कितना विरोध हमें झेलना पड़ रहा है। तो क्या ये आर्थिक, अगर पसमानदा से 4-5 करोड़पति जुड़ जाएंगे तो क्या हमारी बात मान ली जाएगी, जो हम धर्म के ऊपर जो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पहलू था जिसपे अम्बेडकर बात करना चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे सत्ता का स्रोत जो है धर्म है, और धर्म में भी कुछ जातियां हैं जो उसको कब्जा किए हुए हैं, वही व्याख्या कर रही, वही तय कर रही है कि सैयद ऊपर है और जुल्हा नीचे है। जो इतने ढिठाई से देवबंद के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख दिया जाता है कौन सी जाति किससे शादी कर सकती, किससे नहीं कर सकती है। तो ये बताइए, जब कुरैशी बोलते हैं या अंसारी बोलते हैं कि वो बहुत अमीर है, या कुछ और कोई और जाति वाले जो बहुत अमीर है, तो क्या वो चेंज करवा पाए आज तक? वो अपने आप को, उस स्थिति को, अपमानजनक स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। ये मेरा अगला सवाल था कि मैं देखता हूं कि जो अम्बेडकर भी बात कहते हैं कि वो एग्जाम्पल देते हैं, शायद यूनान का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कि वो कह रहे हैं कि धर्म को छोड़ने के बजाय या उसकी व्याख्या बदलने के बजाय धर्म में अपने आपको अपमानजनक स्थिति में लोग स्वीकार कर लेते हैं, जो वंचित वर्ग है, जो बहुजन वर्ग है, वो स्वीकार कर। ऐसा क्यों? ये साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है उनके अंदर? जैसा कि अंबेडकर बताते हैं, ये साइकोलॉजी डेवलप अपने आप नहीं होती है, इसके लिए पूरा आइडियोलॉजिकल एपरेटस तैयार करता है धर्म के रूप में। जो शासक वर्ग होता है, जो जिसे सैयद हैं वो तैयार करते हैं, और ब्राह्मण हिंदुओं में तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो शिक्षा के संस्थान है उस पर वो कब्जा करते हैं कि वैसी ही शिक्षा आपको मिलनी चाहिए। और शिक्षा ये एक बहुत बड़ा स्रोत होता है एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग देने का, वहां उन्हीं की कब्जा होता है जहां भी। तो इस केस में देखिएगा कि मस्जिद को ही आप उदाहरण ले लीजिए, तो मस्जिद में भी एक खुतबा होता है जुमे के दिन, तो एक खुतबा भी एक स्रोत है, उसमें शरीयत की बातें, सैयद श्रेष्ठ होता है वैसे खुतबे में मैंने सुना है। तो ये एक ट्रेनिंग जो मिलती है खुतबे, और उसको पवित्र बना दिया जाता है। मतलब इसका 2 स्टेज है, पहले कि जो आदमी बोल रहा है उसको पवित्र बनाओ ताकि उसका बात माना जाए, अब फिर उसके द्वारा वो बात बुलवा दो। तो ये 2 चीज हो जाए तो उसकी बात मानने के लिए नीचे वाला तैयार हो जाएगा। इसी सेंस में आप देखिएगा कि अगर मंदिर में प्रवेश दिए जा रहे हैं दलितों का, तो बहुत खुशी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग वो नहीं दे पा रहा था, उसको सख्ती से दबा रहा था। इसी चीज को समझने के ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आर्य समाज इतना जात पात को तोड़ने के लिए व्यग्र है, इसका क्या मीनिंग है वास्तव में? ऊपर से तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से इसका मीनिंग है कि पहले किसी को नीचा जात, आपने बहुत सही सवाल किया है कि वो नीचा जात कैसे बनाए। तो इसका 2 स्रोत है, एक है भय, दूसरा है छल। तो पहले केस में जो पुराना जमाना था, तो इसको हम 2 टैक्टिक्स बोलते हैं। एक को बोलते हैं एक्सक्लूजन टैक्टिक्स, कि एक्सक्लूड करके, घृणा करके उसमें हीन भावना डालो, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डालो, उसको डरा के रखो। तो गुलाम बनाने का एक तरीका हो गया। एक्सक्लूजन का तरीका ये है कि उसको मारो, उसको छुओ नहीं, तो अपने आप को हीन समझेगा। तो हीन व्यक्ति, डिमोरलाइज व्यक्ति कभी भी आपसे बात नहीं कर पाएगा, आप उससे शासन कर पाएंगे। सेकंड छल वाला तरीका है। तो छल वाले तरीके में आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो जब तक उसको आप मस्जिद में नहीं बुलाएंगे, मंदिर में नहीं, तो उसको ट्रेनिंग कैसे देंगे? उसको धर्म में। तो इसी को इंटरगेशन कहा गया। समाजशास्त्री लोग इसको बोलेगा इंटरगेट। दलित जाति को हिंदू में इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी हो गया कि हिंदू का जो ट्रेनिंग देना था गुलाम बनाने का, उसको घुसने ही नहीं दीजिएगा पढ़ने। इसलिए दलितों के शिक्षा का समर्थक भी हो गया गांधी वगैरह। क्यों? तभी तो उसको शिक्षा दे पाएगा गुलाम बनने का, जब शिक्षा। इसीलिए देखिएगा दलितों का शिक्षा का समर्थक है, लेकिन दलितों को इंजीनियरिंग वाला शिक्षा देने का समर्थक नहीं है। आप गौर से यंग इंडिया को पढ़िए, गांधी को पढ़िए, दयानंद सरस्वती को पढ़िए, कि दलितों का शिक्षा का भयंकर समर्थक है, लेकिन उसके डॉक्टर इंजीनियर बनने का नहीं, यही वाला गुलाम बनने का जो शिक्षा होता है कि वो भी पढ़े उन चीजों को। तो ये इंटीग्रेशन की टैक्टिस है। आज अभय दुबे भी हमारे समर्थक है, तो उस सैयद से ज्यादा चालाक है। क्यों? क्योंकि वो इंक्लूजन वाला टैक्टिस में आ गए कि इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है कि भेदभाव वाले, लेकिन वो भी जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आई कि अपनी जगह हमको आप पत्रकार बनने दे, तो वो भी पीछे हट जाएंगे। अभय दुबे भी, और हट चुके हैं, ऐसा मेरा विवाद उनसे हो चुका है। और बजरंग बिहारी तिवारी, कई लोग ऐसे हैं। तो ये इंटीग्रेशनिस्ट टैक्टिक्स इसको कहा जाता है, इंटीग्रेट करना, अपने में उसको एसिमिलेट करना, तभी तो उसको अपना गुलाम बना पाएंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि 2 टैक्टिक्स होता है, जब फ्रेंच आए और अंग्रेज आए। तो आप गौर कीजिएगा कि अंग्रेजों ने बोला कि अंग्रेज और कुत्ते और भारतीय दूर रहे, तो उन्होंने एक्सक्लूजन टेक्निक अपनाया, हीन समझा। लेकिन देखिएगा फ्रेंच लोगों ने अपने सामाजिक रूप से शामिल किया,
उनके साथ डांस करते थे, अल्जीरिया के लोग, फ्रेंच लोग मिले उले, उनसे शादियां की, उनको अपने कल्चर में ढाला। इसलिए देखिएगा आज भी फ्रांस में बुर्के पे रोक लग गया, क्यों? वो जिसपे गुलाम बनाना चाहते हैं उसको अपना कल्चर अपनाने के लिए बाध्य करते हैं, उल्टा कि हम तुमको संस्कृत पढ़ना होगा। तो आप देखिए पहले संस्कृत पढ़ने पे कान में पिघला डाला था, अभी बोलते हैं कि पढ़ने। तो ये एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव इनका समय के मांग के अनुसार ये पूरे विचारधारा को कंट्रोल करते हैं, जो भी आप बोल रहे थे, और उसी के अनुसार पॉलिसी करते हैं। तो अभी लोकतंत्र आ जाने के कारण एक्सक्लूड करना संभव नहीं, सबका एक वोट है, इंक्लूड करना इंटीग्रेट। तो आर्य समाज यही कोशिश कर रहा था, और इसी में बाबा अम्बेडकर इस कोशिश का कुछ ज्यादा ही बात कर दे तो घबरा गया। वो सिर्फ इस हद तक इंटीग्रेट करना चाहता था गुलाम के रूप में, और ये एक बराबर मनुष्य के रूप में हिंदू में इंटीग्रेट होना चाहते थे। पसमानदा को चाहता है कि इस्लाम में शामिल हो सैयद, लेकिन बराबर नहीं, जूनियर पार्टनर के रूप में। तो यहीं पर विवाद लड़ाई है। यहाँ पर ये मैं यही बात कह रहा हूँ कि मदरसे एक वक्त में, जैसे बेस्ट बिलीवर एक योगेंद्र सिकंद की किताब है, मेरे पास अभी है यहाँ पे, तो वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से उलमा वर्ग भी बटा हुआ था, कि फतवा देने वाले अशराफ हुआ करते थे, लेकिन समाज में तो पढ़ाना है ना, व्याख्या तो अशराफों की व्याख्या ही तो तुमको पसमानदा पढ़ाना है, तो उसके लिए इतने ज्यादा मौलवी कहाँ से आएंगे? तो तुम उनकी व्याख्या पढ़ो सिर्फ, और उनकी व्याख्या पढ़ के उसको लागू करो। तुम अपने आप को कमीन पढ़ो उसी फिक्र में, और उसको पढ़ के उसको आत्मसात कर लोगे, हाँ हम कमीने हैं, इस जाति के लोग इस जाति से शादी नहीं कर सकते, ये पढ़ के आओ और वही तुम सिखाओ, उसकी व्याख्या बदलने की जो है कोशिश मत करो, ठीक है? इस तरीके से उनको सिखाया गया। ये अपने मुस्लिम समाज में भी, जैसे आपने जो जुमे खुतबे की बात की, तो उसमें मसूद आलम फलाही साहब एक बात कहते हैं कि उसमें जो नाम लिए जाते हैं, उसमें किनके नाम लिए जाते हैं? जिनसे माना जाता है कि यहाँ से सैयद जन्मे हैं, हजरत अली का नाम लिया जाता है, हसन हुसैन का नाम लिया जाता है ना। तो कह रहे कि और साहबा का नाम क्यों नहीं लिया जाता? यहाँ पर ये पूरा अशराफवाद, सैयदवाद यहाँ पे हर जुमे को हर खुतबे में पढ़वा दिया जाता है हमसे, ठीक है? और साहबा का नाम नहीं, सिर्फ उन घर के कुछ लोगों का नाम, और उसमें किनका नाम जिनसे सैयदवाद जन्मा है। जो सैयदवाद इसलिए बोला कि वो मानते कि सैयद यहीं से आ रहे, लिनेज अपना यहीं से बना रहे, ठीक है? अगला एक सवाल और है कि क्या जातिवाद जो है या जाति व्यवस्था जो है रक्त शुद्धता के लिए बनाई गई थी, या इसका कुछ और भी एक्सपेक्ट है? क्योंकि ये तो साबित हो चुका है ना, अंबेडकर इसी किताब में लिख रहे हैं कि सिर्फ रक्त शुद्धता से नहीं, मिक्स जातियां हैं, ठीक है? और तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ रक्त शुद्धता की बात नहीं है, यहाँ पर जो है और भी इसके आयाम हैं जिसकी वजह से जातियां बनी थी। उस पर थोड़ा सा बात किया जाए, फिर वर्ण और जाति के ऊपर आते हैं जो उनका अगला टॉपिक था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसलिए कि इसी के बिना पर कि जाति खराब नहीं है, जाति एक टाइप का श्रम विभाजन है, तो इसलिए उचित है। आर्य समाज इसी तरह जाति और वर्ण को ये समझाता है, उचित ठहराता है, और ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अम्बेडकर एकदम क्लियर कर देते हैं कि इसका रक्त और खून की शुद्धता से संबंध नहीं है, इसका सीधा संबंध ये स्वार्थ और शोषण से है कि कुछ जातियां कुछ लोग बाकी लोगों को अपना गुलाम, अपने लिए, उनका जीवन उनके लिए इर्द गिर्द हो, पूरा जो पसमानदा का जीवन सैयद की सेवा में बीते, उसका अस्तित्व, जिसको इमैनुअल कांट बोलता है कि एक होता है थिंग इन इटसेल्फ, एक होता है थिंक फॉर इटसेल्फ। एक मतलब होता है कि उसका अस्तित्व खुद के लिए, लेनिन मौजूदी खुद के लिए जिंदा है, और एक होता है कि इसका पूरा जीवन किसी दूसरे के लिए, उसी के इर्द गिर्द है। तो वो आपके जीवन को पूरी तरह डिजाइन करना चाहते हैं कि उनके लिए किस तरह उनकी सेवा में समर्पित हो। इसके लिए कास्ट इकोनॉमिक, कास्ट व्यवस्था का जन्म दिया गया, ताकि कुछ लोगों के हितों के लिए, उनके स्वार्थों के लिए बाकी लोगों का व्यक्तित्व, जीवन, सब कुछ डिजाइन हो जाए। इसी के कारण से जाति का जन्म लिया। और बाबा अम्बेडकर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। यही कारण है कि एक पंजाब का जो चमार भी है वो एक तमिलनाडु के ब्राह्मण से अलग दिखता है, लेकिन अपने पंजाब के ब्राह्मण जैसा दिखता है। यानी पंजाब में ही अगर रक्त शुद्धता होता तो सारे ब्राह्मण एक जैसे होते, ऑल इंडिया के काला ब्राह्मण ही नहीं पाया जाता है, और गोरा चमार ही नहीं, लेकिन तमाम कांसीराम जी ही गोरे थे, चमार थे पंजाब के। तो ये एकदम बिल्कुल मिथ है। यहीं पर एक विवाद, ये मूल निवासी एक विचारधारा भी है दलितों के अंदर, वहां विवाद पैदा हो जाता है। तो लेकिन विचारधारा को बाबा अम्बेडकर नहीं मानते हैं, स्पष्ट हो जाना चाहिए। वो वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या करते हैं, जाति के उदय को उत्पीड़न से जोड़ के देखते हैं कि एक उत्पीड़नकारी व्यवस्था है, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जाति प्रथा का ये जन्म हुआ, और इसका कोई भी औचित्य नहीं ठहराया जा सकता। ये शोषणकारी है, गैर बराबरी पर आधारित है, एक विचारधारा है, और
ये जो इसको उचित ठहराने का कोशिश गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था कि नहीं, ये बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्था है। पश्चिम में जो इतना मारकाट हुआ, धर्म युद्ध हुआ, इंडिया में इसलिए नहीं हो पाया कि बड़ा शांतिपूर्ण, कंपटीशन को ये खत्म कर देती है जाति व्यवस्था। आपको लोहार का बेटा लोहार होगा तो कंपीट ही नहीं करेगा ब्राह्मण से, तो शांति बनी रहती है। इस तरह गलत व्याख्या किया गया। ये व्याख्या अवैज्ञानिक है। क्यों कि ये व्याख्या इस पर आधारित है कि कोई जो गुण है, वंशानुगत गुण है, उसके बेटे में चला जाता है, तो इसको लामार्कवाद कहा जाता है जीव विज्ञान में। लामार्क भी यही बोला कि एक जीव का गुण, उपार्जित गुण अगले पीढ़ी में जाता है। जो टाइम फिक्स हो गया, एकदम गलत है लामार्कवाद। किसी भी जीव, सही क्या है? डार्विनवाद। इसलिए आप सोचिए कितने मूर्ख है इंडिया के लोग, गांधी और टैगोर, कि इस युग में भी आके लामार्क को सही ठहरा रहा है। अगर जातिवाद को आप सही मानते तो लामार्क को सही मानते, डार्विन को नहीं। जबकि सब लोग जानते हैं कि डार्विन की जीत हो चुकी है, उसका सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से सही साबित हुआ, जो कि कहता है कि नहीं, ये म्यूटेशन है, संयोग पे आधारित है, नेचुरल सिलेक्शन पे। एक जुलाहा का भी बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, बहुत इंजीनियर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, और कोई आदमी बकरी चराने वाला का बेटा इंजीनियर हो सकता है। अब होता ही है, देखिए, नहीं तो डॉक्टर अम्बेडकर इतना विद्वान कैसे बनते? उनको तो मार होना चाहिए था। तो ये बिल्कुल गलत जस्टिफिकेशन है और इसके उदय का शोषण है। ठीक, ये तो ये बात सच है। अगर मतलब कि वंशानुगत होती जो क्षमताएं, तो फिर तो कभी भी ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं होती। तो जितने छत्री होते ऐसे ही बंदूक उठा के पहुंच जाते, है ना, उनकी ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है? तो खैर ये बात। अच्छा, तो दूसरी बात ये कही जाए आज समाज की, या कि गांधी का ही मैं पहले पक्ष रख दूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि गांधी का पक्ष क्या था जब वो वर्ण व्यवस्था को समर्थन कर रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि मैं एक राज्य विहीन समाज की कल्पना कर रहा हूँ, और जब राज्य विहीन समाज में 4 काम तो होंगे ही, ब्राह्मण वाले, पढ़ाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, क्षत्रिय वाले, रक्षा वाले, वैश्य वाले जो खदान उगाने या इस तरह के काम वाले, और फिर जो है समाज की सफाई कर्मचारी की भी जरूरत है। तो कह रहे कि ये 4 काम है, 4 जरूरी काम है एक राज्य विहीन समाज में भी, ये 4 काम है ये। और ये जो काम जो होंगे ये स्वार्थहीन काम है, ठीक है, निस्वार्थ भाव से किए जाएंगे, निष्काम कर्म, ठीक है। जी। फिर वो ये कह रहे हैं, ये बताने की बात कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था को ऊर्ध्वाधर, मतलब कि वर्टिकल न करके उसको क्षैतिज कर दिया जाए, और वर्ण व्यवस्था अपने आप में गलत नहीं है, ये कर्म के आधार पे है। और 45,000 जातियों को अगर 4 वर्णों में समा दिया जाए और उसको क्षैतिज कर दिया जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये मतलब वो सवाल कर रहे हैं, अम्बेडकर से भी ये सवाल कर रहे हैं, और आर्य समाजी भी ये सवाल करते हैं कि भाई इसमें क्या दिक्कत है अगर वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो, ना हो कि कर्म आधारित हो जाए। तो इस पे थोड़ा बताइए, इस पे क्या, इसको ये सबसे पहले तो ये बहुत अनैतिहासिक अवैज्ञानिक धारणा है। भारत में मैंने बहुत बार चर्चा की कि इतिहास का कंसेप्ट ही नहीं था कि कोई चीज चेंज। ये अपने धर्म को भी सनातन धर्म बोलते हैं कि यही है परपेचुअल, कभी कोई चेंज ही नहीं होता है समय पर। इसलिए ये जड़ है। किसी भी समाज, अपने से भिन्न समाज की कल्पना ही, इनका दिमाग इतना जड़ है गांधी वगैरह का कि खुद से भिन्न समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। खुद से भिन्न समाज की कल्पना इनके लिए असंभव है। इनको अगर बताना पड़ जाए, पूछना ही पड़ जाए, जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में इनसे पूछा गया कि कौन थे, तो इन्होंने बोल दिया क्षत्रिय, क्योंकि खुद से भिन्न एक ट्राइबल सोसाइटी भी हो सकता है, मुंडा भी हो सकता है जो हिंदू ही नहीं है, बिल्कुल अलग है, ये सोच ही नहीं सकते हैं, उसमें भी अपना ये लगा सकते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूंगा कि इनकी सोच इतनी आत्म केंद्रित है कि ये पौधे को भी पादप बोलते हैं, पैर से पानी पीने वाला। पादप मतलब प्लांट। तो भाई पैर से पानी पीने वाला कैसे बोल रहे हैं? पौधा तो चलता ही नहीं है, तो उसका पैर कैसे हो सकता है? पौधा जो चलता ही नहीं है, पौधा को पौधा प्लांट इसलिए बोलते हैं कि उसमें गति नहीं होती है, लेकिन उसका भी ये बोलते हैं कि पैर होता है, वो पादप पैर से पानी, जड़ से पानी पीता है ना, फ्लोएम से। तो आप सोच सकते हैं किसने आत्मग्रस्त है कि अपने आप को जो पौधा तक पे प्रोजेक्ट कर रहा है खुद को, उसकी चेतना ज्ञान तंत्र इतना पिछड़ा है गांधी वगैरह इंडियन लोगों ब्राह्मणों का कि वो पौधे तक बोले पैर है, जबकि पौधा का पैर कैसे, वो तो चल ही नहीं सकता है। तो चूंकि इनका पैर है तो सबको पैर होना चाहिए। पौधा क्या, ये तो लैपटॉप का पैर का बात करेंगे कि इसमें पैर है, मतलब इस तरह से। तो ये अपने से भिन्न, ये इस तरह से वर्ण व्यवस्था से मतलब ग्रस्त हैं
कि ये गाय भैंस में भी देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था है, गाय को बोलते हैं कि ब्राह्मण है, भैंस शूद्र प्राणी है, ये हर चीज में ही वर्ण व्यवस्था, गीता पढ़िएगा तो आपको, पेड़ों में पीपल ब्राह्मण है लेकिन ये क्षत्रिय है और बबुल का पेड़ शूद्र है, ऐसा बंटवारा है। तो वो आदमी भविष्य में भी कोई समाज बनेगा तो वो सोच नहीं पा रहा है कि वो अलग होगा, वहां भी सोच रहा है कि भाई वहां पर भी ये चीज होगा, जबकि सच ये है कि जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है तो इसका यांत्रिकरण हो रहा है। एक समय आएगा, आज खुद ही देख रहे हैं कि मेहतर का जैसे जाति का कोई जरूरत नहीं है, जो बोलते हैं कि जरूरी है, आज है खुद अपने लैट्रिन लोग साफ कर रहे थे, बड़ा विकसित। तो आज से 100 साल बाद तो और विकसित प्रणाली हो जाएगी। अब कल्पना कीजिए जिस ढंग से तकनीकी डेवलप हो रही, तो इनकी ये जो मूर्ख कल्पना है कि एक लड़ने वाला रहेगा ही, वो रहेगा ही जन कोई भी किसी का, तो ये बहुत मूर्ख टाइप से कल्पना है। और आज के युग, इतिहास बदलता है, समय एक जैसा नहीं रहता है, हिस्ट्री एक चेंजिंग है, चेंज का लेखा जोखा है, तो ये चेंज होगा। और इस तरह से सोचना बिल्कुल फालतू है कि 4 वर्ग होता ही है, एक तो 4 नहीं होता है, अनंत पे से पैदा हो गए हैं। ये 4 वर्ण का जो पुराना उस समय के अनुसार कोई चीज होता है, समय इतना बदल गया वही। और ये 4 वर्ण भी इनका सिर्फ थ्योरी है, इतिहास पढ़ के देख लीजिए, कभी ये व्यवस्था वास्तव में लागू नहीं रही। मनुस्मृति एक थ्योरिटिकल इनका यूटोपिया है, ब्राह्मण का एक स्वप्न है कि ऐसा हो तो कितना अच्छा हो, ये व्यवहार में कभी लागू नहीं। व्यवहार में बहुत उथल पुथल, छोटी जाति के लोग राजा बनते रहे, और आप देखिएगा कि नीची जाति का आदमी भी, पसमानदा भी राजा बना इंडिया का बादशाह वगैरह, जब इतिहास उठा के देखते हैं तो कई जगह। टीपू सुल्तान तो बहुत ऊंची जाति का नहीं था, आप पता कर लीजिए। तो इसमें क्या है कि ये इनका आदर्श व्यवस्था, ऐसा होता नहीं है, अतीत में भी नहीं हुआ, भविष्य में तो बिल्कुल नहीं होगा। जिस हिसाब से विकास हो रहा है, तो एक बहुत ही मतलब बचकाना, चाइल्डिश किस्म का ये जवाब है गांधी, क्योंकि गांधी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको केतली तक का स्पेलिंग नहीं आता था, वो खुद लिखे हैं। तो एक अनपढ़ टाइप का आदमी होने के कारण गांधी इस टाइप के बेवकूफी भरी बातें वो करते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा। बैरिस्टर बताए जाते हैं उनको, लंदन गए थे पढ़ने के लिए। हाँ, तो लंदन बैरिस्टर गए थे तो अच्छे अंकों से पास नहीं हुए, इसीलिए वो एक प्रॉपर बैरिस्टर का काम उनको नहीं मिला। जब वो अफ्रीका का काम करने गए तो आप पता कर लीजिए, उनको नोटरी का काम मिला। जो बैरिस्टरों में, वकीलों में जो सबसे कमजोर होते हैं, तो अटेस्टेड करने का नहीं, नोटरी का काम होता है जिसमें खाली मोहर मारना है, कुछ करना नहीं है, बहस नहीं करना है, वो काम वो करते थे, आप पता कर लीजिए। इसलिए वो बहुत भोंदू किस्म के इंसान थे पढ़ाई लिखाई के मामले में। जी, वर्ण व्यवस्था के बारे में अंबेडकर का यही कहना था कि आप जो है लेबल लगाने की जरूरत क्या है किसी के ऊपर। और अगर मान लीजिए कि एक दलित का बच्चा है, उसके अंदर ये पा लिया गया कि वो ब्राह्मण वाले गुण है, तो क्या उसको ब्राह्मण शामिल करने के लिए कोई मुहिम चलाई जाएगी, या कोई एग्जाम होगा? और या कोई ब्राह्मण का बेटा है, अगर वो ये हो गया कि उसके अंदर गुण नहीं, वो दलित बनना है, तो क्या वो अपने पद छोड़ के नीचे आ पाएगा? फिर स्त्रियों का स्थान इस वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखा जाएगा? क्या स्त्रियां भी जो है ब्राह्मण बनेगी? तो इस तरीके के वो सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि ये संभव नहीं है। मतलब उन्हीं के इसी अपने किताब में ही इस तरीके की बातें उठा के बोलते हैं, ये वर्ण व्यवस्था वाला जो कंसेप्ट है, क्योंकि इसी पे ना गांधी जी अंबेडकर को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो है वर्ण व्यवस्था जो है एक अच्छी व्यवस्था है और इसको बने रहना चाहिए। और हम ये भी देखते हैं कि गांधी जी जो है अंत तक वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं हो पाए, है ना, वो अंत तक इसका समर्थन करते ही रह गए। ठीक है, वो किसी भी आधार पर किए, मतलब उनका अपना लॉजिक रहा होगा। अच्छा, इसके अब देखिए थोड़ा सा टाइम भी जल्दी जल्दी जा रहा है, तो मैं अब क्वेश्चन कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आजकल धर्म परिवर्तन की बात चल रही है ना, घर वापसी की बात हो रही है, तो ये अंबेडकर साहब इसमें कहते हैं कि हिंदू धर्म कभी मिशनरी धर्म नहीं रहा, धर्म परिवर्तन नहीं करा पाया, है ना। तो वो उसके रीजन भी में बताते हैं कि ये कैसे कराते। जब जाति का जन्म हो गया तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब तुम सऊदी अरब जाके तुम कन्वर्ट कराओगे तो कैसे तय करोगे कौन किस में जाएगा, कौन सी जाति किस में जाएगी। ठीक है, हम आखिरी सवाल पे ही आ जाते हैं क्योंकि अब टाइम 1 घंटे का हमने बताया। इन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो 3 रीजन बताए थे। ठीक है, एक तो ये बताया कि ये किया जाए कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो ये पंडित है, जो पुरोहित है, इस वर्ग को सीमित किया जाए, इस काम को राजकीय काम बना दे। राजकीय काम का मतलब यह है कि राज्य ही जो है इनको सर्टिफिकेट दे कि ये जो है पुरोहित का काम करेंगे, उनकी सैलरी भी राज तय करे, इनकी सेवा शर्तें भी राज तय करे, इनका एक एग्जाम हो जिस तरह IAS PCS का एग्जाम होता है,
और इनको आधुनिक शिक्षा उच्छा भी दी जाए और इसको पूरा राज्य नियंत्रण करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसपे मैं लेके आना चाह रहा था आपको, ये कहते हैं कि जब तक शास्त्रों को डायनामाइट लगा के उड़ा नहीं दिया जाएगा तब तक जाति व्यवस्था नहीं खत्म होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, तो इस पे बात किया जाए। और यहीं से मैं अपना ये पसमानदा वाला भी जोड़ना चाह रहा हूँ कि कैसे अलग हो जा रहा है। ठीक है कि हम पसमानदा ये कह रहे हैं कि हमको धर्म जो कुरान ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको अशराफ की व्याख्या से दिक्कत है ना, हमारा यही ऑफिशियल टेक यही है हमारा। तो और ये अंबेडकर कह रहे हैं कि जब तक हिंदू शास्त्रों को डायनामाइट लगा के उड़ा नहीं दिया जाएगा तब तक जाति व्यवस्था नहीं खत्म होगी। तो इसको इस पे थोड़ा बात कीजिए। हाँ, ये एक टेक है और मकसूद फलाही साहब ने इसको काफी ही सुंदर ढंग से रखा है कि एक कुरान जो है उसमें कहीं जात पात की बात नहीं है, व्याख्या का प्रश्न है और व्याख्या पर चूंकि सैयदों का अधिकार है तो वैसी व्याख्या है और मेरा भी कमोवेश यही दृष्टिकोण रहा है। तो यहाँ सबसे ये जानना जरूरी होगा कि सर्व धर्म सारे धर्म एक ही, ये जो मर्सवादियों का दृष्टिकोण है कि सारे धर्म एक समान है, एक ही समान ही अंधविश्वासी हैं, इस पर बहुत रिसर्च वगैरह किया है। एक विद्यार्थी हैं अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, प्रीतम सिंह तिन्ना जी, जिनको आप जानते होंगे, तो उसने काफी अच्छा वो उस पर किया कि सारे धर्म एक समान नहीं है, उसमें अंतर है। तो अंतर ये है कि जहां जाति व्यवस्था को शास्त्रों ने उचित ठहराया, तो उसी तरह जो मुस्लिम के जो शास्त्र थे कुरान, तो हदीसों में भले ही कुछ समर्थन के जो जोड़ लिए गए ये करके, लेकिन कुरान में कहीं जाति वगैरह का जिक्र नहीं है। बात सही है और इस डिफरेंस को मानना चाहिए अगर किसी आदमी में बौद्धिक ईमानदारी है तो उस, लेकिन किसी भी चीज का एक व्यवहारिक पहलू होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सिर्फ कुरान का एग्जाम्पल देके ये भी एक अति होगा ये मानना कि हम वो जाति से ही डिनाई कर दें कि मुसलमानों में जाति पाति नहीं। तो एक तरफ तो हिंदू और मुस्लिम को एक मान लेना ठीक नहीं है। हिंदू में बिना शास्त्रों को डायनामाइट लगाए हुए आप जाति प्रथा का अंत नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान में कुरान को ही मानते हुए, कुरान में कोई पुरुष सूक्त जैसा सूक्त नहीं है जैसे दशम मंडलम ऋग्वेद में जो जात पात को उचित ठहराता है वर्ण व्यवस्था को, कुरान में नहीं है। इसलिए कुरान के आधार पर आप लड़ाई, बल्कि उल्टा कुरान आपके विरोधी तो छोड़िए आपकी सहायक हो जाती है। आप सूर्य कुल वगैरह ऐसी है जिससे मसावाद का एकदम, और जो आखिरी जो खुतबा भी कहा जाता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो कई चीजें आपको वो मिल जाती हैं आपके हेल्प पे। मतलब आप थियोलॉजिकल लिबरेशन टाइप का भी कोई फिलॉसफी डेवलप कर सकते हैं वहां से। जब आप देखिए कि ब्लैकों ने इस्लाम नेशन ऑफ इस्लाम बना लिया अमेरिका और उसके आधार में बराबरी के लिए लड़ बैठे, तो इस्लाम तो वहां बराबरी में सहायक हो गया। तो ये बहुत एक नुआंस्ड और बारीक पहलू है, इसमें काफी बात किया जा सकता है, इसके लिए अलग से एक लेक्चर की जरूरत है। और लेकिन हिंदू शास्त्र में डायनामाइट उड़ाने का मैं समर्थक हूँ। अच्छा, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये जो आप जो बात हम कर रहे थे, जो आप कह रहे हैं कि कुरान का इंटरप्रिटेशन पे एक उस्मा खातून जी ने सवाल किया है कि व्हाई सो मेनी इंटरप्रिटेशन हैज बीन रिटन इनटू वन पीरियड, मतलब एक ही वक्त में इतने ज्यादा इंटरप्रिटेशन क्यों आए कुरान की। तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ उस्मा जी। जो दौर था 19th सेंचुरी का, ये वो दौर था जब मुसलमान पूरी तरीके से पिट चुके थे। मुसलमान जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसमें अशराफ मुसलमान सभी बात कर रहा हूँ। ये हर तरीके से पिट चुके थे, अंग्रेज जीत चुके थे, फिर उसके बाद टर्की भी, इनका जो एकमात्र जो सो कॉल्ड खिलाफत थी वो भी खत्म हो गई थी। तो अशराफ मुसलमानों के अंदर बहुत जबरदस्त इस बात की सत्ता की भूख जगी कि ये दोबारा कैसे अपने उस गोल्डन पीरियड को, सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी की जो होड़ थी ना, यही होड़ ये हुआ कि खुदा ने क्या रास्ता बताया हमको कि कैसे हम पा सकते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने कुरान की अलग अलग व्याख्या की और किसी ने कहा कि हमको दोबारा सहाबी के वक्त में जाना पड़ेगा तब जाके हमको मिले वो कुरान, फिर वो उसी तरीके के वक्त में हम जा सकते हैं। कोई किसी ने बताया, जैसे सर सैयद ने बताया कि नहीं, हमको वैज्ञानिक व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर जाके हम जो है उस गोल्डन पीरियड को पा सकते हैं। ठीक है, फिर मदूदी साहब आए जिन्होंने कहा कि नहीं, अब इस्लाम को पॉलिटिकल बनाना पड़ेगा, है ना, पॉलिटिकल इस्लाम वाली बात, कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सवाल, इसी एक सवाल का कैसे उस गोल्डन पीरियड को पाया जाए, कैसे सत्ता दोबारा हासिल हो, इसके जवाब में ही ये सारे इंटरप्रिटेशन है जो 19वीं शताब्दी की है ना।
तो ये एक था। मैं और देख लेता हूँ एक सवाल और भी और मैं एक मिनट एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ अकादमिक लिहाज से। वो ये है कि दो चीजें होती हैं, एक विश्लेषण यानी एनालिसिस और एक इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन में आजकल जो सिमियोटिक्स वगैरह विकसित हुआ है भाषा को समझने के टूल्स, वहां इंटरप्रिटेशन को किसी टेक्स्ट का मतलब वो नहीं माना जाता एनालिसिस। उसमें ये माना जाता है कि किसी टेक्स्ट के अंदर अपना टेक्स्ट घुसाना है, रीडबलिंग ऑफ मीनिंग उसको कहा गया कि अपने मंतव्य को उसमें घुसा देना है, इसकी टेक्निक है इंटरप्रिटेशन। लेकिन रियल चीज क्या है? एनालिसिस, उसको तोड़ना है, एनालिसिस करना। इसलिए कुरान की व्याख्या से ज्यादा पसमानदा को कुरान की एनालिसिस करनी चाहिए। जी अच्छा देखिए, अब ये है कि आधुनिक वक्त में तो वैसे जातिवाद नहीं नजर आता जिस तरीके से बाबा साहब का एक सवाल है कि बाबा साहब ने जिस किताब में जिस तरीके से जातिवाद की बात की है, आधुनिक वक्त में तो ऐसा जातिवाद नहीं। आज तो ब्राह्मण भी दलित के साथ बैठ के खाना खा ले रहा है, ठीक है, और उनके साथ उठ बैठ रहा है, ठीक है, दोस्ती यारी भी उसी तरीके से है। तो फिर आधुनिक वक्त में इस किताब या जातिवाद को इस तरीके से देखना कैसे? जैसे कि इन्होंने कहा कि इसमें बोला बाबा साहब ने कि ब्राह्मण चाह कर भी कभी भी जाति नहीं खत्म करे, क्योंकि जाति खत्म कर रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान उसी का है। जी। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आधुनिक वक्त में ऐसा नहीं होगा। आधुनिक वक्त में मतलब लोग साथ आ रहे हैं और खत्म करेंगे। आधुनिक वक्त वैसा जातिवाद नहीं जैसे पुराना था। इसको कैसे देखते हैं आप? कोई भी सिस्टम जो है अपने आप को अगर इनोवेट नहीं करता चले तो वो टिक नहीं सकता है। इतिहास एक जैसा नहीं रहता है कि ये पूरे हिस्ट्री के दौरान देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एक्सक्लूशन कि उसको हटाओ वो टेक्निक था, अभी शामिल करो ये टेक्निक हो गया है, क्योंकि लोकतंत्र आ गया, थोपा हुआ कॉलोनी जिसकी वजह से भी आ जाए। तो इसलिए ये सही बात है कि जाति का स्वरूप बदल गया। लेकिन एक चीज होता है इसेंस, जैसे कि आप जब 20 साल के थे लेलिन मौदूदी, आज आप जब 25 साल के 30 साल के जितने भी हो गए तो आप सेम नहीं। फिर भी लेलिन मौदूदी भी हैं, कुछ इसेंस होता है जो सेम रह जाता है। शिप ऑफ थीसिस एक फिल्म इस पे आई कि बदल के भी कुछ सेम रह गया जो उसका इसेंस, मूल चीज तो इसेंशियली नहीं बदला है, सिर्फ उसका कलेवर और डिटेल्स और टेक्निक बदला है लागू करने का। लेकिन उसमें जो उत्पीड़न का इसेंस था, उत्पीड़न करने वाले सेम लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, सेम लोग उत्पीड़ित हो रहे हैं। मतलब उत्पीड़ित होने वाले, उत्पीड़न होने वाले बदले, तब उसको हम बोलेंगे कि कोई रिवोल्यूशनरी इनकलाबी चेंज हो गया। कोई इनकलाबी चेंज नहीं है। आज भी जो लाहा उत्पीड़ित है, उत्पीड़न के तरीके बदल गए लेकिन उत्पीड़ित नहीं बदला है। इसलिए कोई इसेंशियल चेंज नहीं है, ब्योरों के चेंज आए हैं। जैसे एक आदमी में ब्योरों का चेंज आता है, लेकिन वो अपने ताज जिंदगी लेनिन मौदूदी ही रहता है और उसको पहचान लिया जाता है। जी, इसमें एक बात मैं ये भी जोड़ूंगा कि क्या होता है कि डेटा भी नहीं मिलते आधुनिक वक्त के। डेटा भी जैसे कि एक वक्त की माना जाता है कि जेएनयू ही सबसे ज्यादा जो है सामाजिक न्याय देने वाला इंस्टीट्यूशन है। जब वहां पे जातिगत डेटा इकट्ठा किया गया तो पता चला कि यहाँ पर तो 80% से ज्यादा जो है ब्राह्मणी, मतलब सौड़ ही जो है वहां प्रोफेसर है। और जब एडमिशन हो रहा और फिर इंटरव्यू में जो नंबर देने की बात है तो पता चला कि जितने ब्राह्मण और सौड़ आ रहे हैं सबको 15 में से जो है 13 नंबर 14 नंबर दिया जा रहा है, बाकी सबको कम कम नंबर दिए जा रहे हैं। तो कहने मतलब डेटा के अभाव में भी हमको इस गलतफहमी हो जाती है। हाँ, एक इससे बड़ा बिल्कुल 2006 की बात है, मुझे अभी मेरे पास उसका डेटा नहीं है, लेकिन इन्होंने किया था, क्या नाम है, योगेन सिकन, जहां मुझे याद आ रहा है, मेरे मसूद फलाई योगेन सिकन मिलके किए थे। 25 बायोडाटा बनाए थे और एक ही सबका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ एक ही जैसा रखा था। बस नाम जो है 25 का 16 नाम था, मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम थे, और 25 के दलितों के नाम थे। और एक ही कंपनी में, मतलब जो भी जितनी कंपनी सेलेक्ट किया गया सब में भेजा गया था और सब में समान ही भेजे गए थे। तो उसमें जो कॉल करते ना इंटरव्यू के लिए, तो उसमें से 25 में से 22 16 को कॉल कर लिया गया था और सिर्फ 8 दलितों को कॉल किया गया था। तो ये आधुनिक जातिवाद बड़ा महीन हो गया है। मतलब उसको समझना, जब 2 में से एक का चुनाव करना होता है ना, तब वहां जातिवाद सामने आ जाता है। अभी वैसे छुपा रहता है, उसको सिगरेट शेयर करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, खाना शेयर करने में भी दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, और देख लेता हूँ अगर कोई सवाल है, वरना इसको खत्म किया जाए। जी। अच्छा, ये एक सवाल और था कि अभी जो जातिगत गोलबंदी हो रही है, और वो तो जाति विनाश की जगह जाति को मजबूत कर रही है। ऐसे होगा कैसे? जैसे ये सवाल ये है कि पसमानदा जाति विनाश की ओर है कि जाति गोलबंदी की ओर है? इसको कैसे देखा जाए फिर? ये सवाल भी
हाँ ये सवाल भी उसी ग्रेडेड इनइक्वालिटी की तरह है कि इनमें भी भेदभाव है, पसमानदा पसमानदा एक नहीं है, अंसारी महापंचायत अलग है, मंसूरियों का अलग है, रहीन लोगों का अलग संगठन है। तो ये क्या है ना कि जब तक सैयदवाद रहेगा तो ऐसा रहेगा ही। और ये जो जातीय गोलबंदी का कारण इसीलिए है, हम लोग अपने आप को जाति के रूप में पहचान रहे अंसारी के रूप में। इसका कारण यह है कि अभी तक सैयदवाद है, सैयदवाद पहले खत्म होगा तभी ये दोनों एक साथ प्रोसेस चलेंगी। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आज जो लड़ाई लड़ रहा है आदमी अलग अलग लड़ रहा है। अंसारी अलग अपने आप महापंचायत ला के सैयदवाद से लड़ता है, और ये मानना कि इससे जातिवाद मजबूत होता है या कमजोर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जातिवाद पहले से मजबूत है और उसके मजबूत होने के कारण ऐसा है। इससे जातिवाद मजबूत नहीं होता है, क्योंकि जातिवाद मजबूत है, उसका प्रभाव हम पर इतना ज्यादा है कि हम अपनी आइडेंटिटी को पसमानदा न मान के अंसारी मंसूरी और ये सब मानते हैं। तो ये कैसे खत्म होगा ये सोचना चाहिए, इसके अपेक्षा कि ये मान कर कि ये सैयदवाद के कारण हो रहा है। सैयदवाद अगर नष्ट हो जाए तो हम पहचानना, क्योंकि अभी हम भी अपना पहचान जो भी मानते हैं तो उसी के को जन्म के श्रेष्ठता को ही मानते हैं। जैसे आप जब लिखते हैं कि भाई एक अंसारी में महान सम्राट हुआ था, गौर करते हैं, या जब बताते हैं कि ये जो बड़े गायक हैं क्या नाम है मोहम्मद रफी, वो भी टेलर थे, दर्जी थे, हम भी टेलर हैं, इतने महान है। तो जैसे ही आप ऐसा बोलते हैं तो आप सैयदवाद के शिकार है। क्या कि आप जैसे मैं एक आदमी हूँ, मेरे यहाँ तो कोई ऐसा महान आदमी नहीं हुआ बकरवालों में, तो क्या मैं नीच हूँ? तो ये पूरा जो पैराडाइम जब तक जन्म के आधार पर श्रेष्ठता का नहीं खत्म होगा, उस विचारधारा को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने आप को अंसारी बकरवाल वगैरह समझते रहेंगे। जो अशराफों के लिए नारा अल्लामा इकबाल ने दिया था, मैं पसमानदा के लिए देता हूँ, क्यों तो तुम जुलाहा भी हो, मंसूर भी हो, क्या तुम पसमानदा भी हो? तो ये सवाल हमसे पूछना होगा और धीरे धीरे खत्म होगा। जी अच्छा, सवाल हो गए, 1 घंटा 6 मिनट भी हो गए, 1 ही घंटे का हम रखे थे, लेकिन हमेशा बढ़ जाता है थोड़ा बहुत। तो कितना चलेगा? ना चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक किताब ये हमने आज खत्म की है। अगली किताब मुझे लगता है बता दिया जाए, अगली किताब हम लोग मिलेंगे गुलामगिरी के ऊपर बात करेंगे। ज्योतिबा फूले की किताब है, ज्योतिबा फूले की किताब है। उससे पहले हो सकता है कि फैयाज भाई एक किताब लेके आए, वो बंदा मोमिन का हाथ, जो आसिम बिहारी की जीवी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत हमारी उनसे बात हुई है कि वो उसको लेके आए। और धीरे धीरे फिर अली अनवर की किताब मसावत की जंग पे अली अनवर साहब को भी बुलाया जाएगा इंशाल्लाह, उनसे भी बात होगी। तो इसके पूरी किताब का जो मकसद है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा मकसद है कि हम आंदोलन को समझते समझाते हुए किताब को रखें, और उसको उस किताब के जरिए से हम उस पर बात, आंदोलन पर भी बात कर लें। अभी जैसे हमने ये देखा ये किताब में जाति के विनाश में, जाति के विनाश का जो भी बाबा साहब ने कहा है, उसमें एक बात ये है कि जाति से जमात की ओर हमको बढ़ना होगा, है ना। फिर और जाति विनाश का कंसेप्ट जब तक समाज में नहीं आएगा, वो हमारी राजनीति में भी नहीं दिखेगा, चाहे वो पसमानदा राजनीति ही क्यों नहीं करने लगे, ठीक है, वो भी जाति गोलबंदी करने लगेंगे। तो जाति विनाश की बात है, जाति खत्म करने की जो बात है, उस आइडिया को रखा जाए, जाति से जमात की ओर जाया जाए बड़े इस तरीके से, और फिर जाति विनाश की ओर भी जाया जाए। जो एक मकसद है पसमानदा आंदोलन का मकसद जाति को बनाए रखना या उसको और सुदृढ़ करना नहीं है, ठीक है। जो प्रिविलेज है अशराफों को, उनके प्रिविलेज को कम करना है, ये मकसद है, और जाति विनाश करना है, ठीक है। जाति विनाश में यही है कि हम जाति से जमात की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही अगला कदम होगा। तो इसी के साथ ये खत्म करते हैं ये आज का प्रोग्राम, और फिर अगले किताब के लिए हम मिलते हैं फिर, ठीक है। जय पसमानदा, जय हिंद।